सभी 6 पेपर के एक ही कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। एडवांस लेवल पर आते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 14 क्या है? आर्टिकल 14 क्या है? हम्म। ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक क्योंकि है, मुझे पता है, पता है। ये मेरे हिसाब से है। चैट जीपीटी और एआई आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन उसका यूज करना पता नहीं है किसी को, कैसे यूज करना है। हाँ, वही रोड मैप है जो सभी लोग बताते हैं, वही है। बस क्या है कि उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, जितने एस्पिरेंट हैं, सबको पता है कि हमें सिलेबस पढ़ना है, सही हमें है। नोट्स बनाना है, आंसर राइटिंग करना है, लेकिन करता कोई नहीं है। सही। हालांकि मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मैं बहुत अधिक समय नहीं दे पाया था, और जितना समय में मुझे 4 घंटे पड़ता था, बहुत सुबह 5 घंटे से ज्यादा समय मुझे नहीं मिल पाया। फिर मैंने कभी खुद को ऐसे स्वीकार नहीं किया कि मैं एक पुलिस में हूँ। मतलब ऐसा, मतलब कांस्टेबल बहुत अच्छी जॉब है, जो लोग हैं बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। कहते हैं कि हर सिविल सर्वेंट की, सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको पढ़ा। अच्छा, सबकी हमेशा शिकायत रहती थी कि यार तुम कॉल ही नहीं करते हो, बात ही नहीं करते हो। आज हमारा ये चौथा पॉडकास्ट होने वाला है गिरिराज परिहार भैया के साथ में। लगातार 6 प्रीलिम्स, 5 मेंस और 4 इंटरव्यू, जो कि चौथा इंटरव्यू अभी 24 में इंटरव्यू होने वाला है। एमपीपीएससी जो मेंस अभी 2025 होने वाला है, उसके लिए जो आपका सोर्सेज के लिए आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज भी डाला था, उनमें कई सारे लोगों को डाउट है कि सोर्सेज बता दीजिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, बुक लिस्ट बता दीजिए मेंस के लिए पूरा पेपर वाइज। तो भैया ने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया सारा कुछ। भैया आप सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए आप। जैसा कि आपने बताया था, मेरा नाम गिरिराज परिहार है, और मैं दतिया जिले का निवासी हूँ। और मैं हाल ही में जो एमपीपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है, उसमें ईडी की एजुकेशन के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ। और उससे पहले 2017 से मैं एज ए कांस्टेबल साइबर हेडक्वार्टर्स भोपाल में पदस्थ हूँ। और जॉब के दौरान ही मैंने तैयारी का सोचा और तैयारी स्टार्ट की। और उसके साथ ही अभी भी वही पोस्टेड हूँ। अभी इसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो अभी प्रोसेस चल रही है। तो उसके साथ ही मैंने तैयारी स्टार्ट की, और फाइनली 2020-21 का इंटरव्यू देने के बाद 2022 में मेरा तीसरे इंटरव्यू मेरा अच्छा था। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या क्या रहा है, शुरुआत से स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुई है, और देन फिर कॉलेज वगैरह किस स्ट्रीम में हुआ आपका? स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। मिडिल स्कूल तक मेरा गांव में स्कूल है सीतापुर में, तो मिडिल स्कूलिंग वहीं से हुई। उसके आगे की स्कूलिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही दतिया से कंप्लीट की। और 12th के बाद ही जेल प्रहरी में मेरा चयन हो गया था। तो ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट की थी। अच्छा। जीवाजी यूनिवर्सिटी से, और बीए किया। तो कोई विशेष उसमें ज्यादा समय नहीं दे पाया। तो बीए करने के बाद ही 2017 में जब कंप्लीट हुई, तो उसके बाद ही फिर मैंने 2019 से मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की। अच्छा, 2017 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था? जी। ठीक है, तो उसके पहले आपने तैयारी वनडे एग्जाम वगैरह की? मैंने 12th के बाद ही तैयारी स्टार्ट की थी। वनडे एग्जाम्स की थी एक्चुअली। अच्छा। स्कूलिंग के टाइम मुझे बहुत आइडिया नहीं था एमपीपीएससी का या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम का। तो वनडे एग्जाम्स की तैयारी की थी। इस दौरान मैंने कम से 7 से 8 वनडे एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। अच्छा। और जैसे कि 2 महीने ज्वाइन किए थे, बाकी मैंने यूपी पुलिस और सीआरपीएफ में मेरा चयन हुआ। एएसआईएन सब इंस्पेक्टर का मैंने रिटर्न एग्जाम निकाल लिया था 2017 में। लेकिन एक ट्रेजेडी हुई कि 2018 में जब फिजिकल के दौरान मैं सिर्फ 50 मीटर पहले गिर गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर चोट वगैरह लग गई, तो मैं उठ नहीं पाया। तो 5 सेकंड से मैं उसमें फेल हुआ था। अरे। और फेल होने के बाद मैं बहुत निराश हुआ, और कुछ समय डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आई। लेकिन दोस्तों के सहयोग से, जिन्होंने मोटिवेट किया, फिर मैं आगे बढ़ा। और फाइनली फिर मैंने उसको छोड़ते हुए फिर मैंने एक आगे कदम उठाया, और तब मैं एमपीपीएससी का सोच पाया। तो शायद मुझे लगता है फिजिकल में भी फेल नहीं होता तो मैं एमपीपीएससी के बारे में शायद ही सोचता। अच्छा, मतलब पहले जब फेल हुए थे आप, रिग्रेट तो हुआ होगा? बिल्कुल। पहले मैंने सोचा था कि मैं सब इंस्पेक्टर बन जाता तो कितना अच्छा होता। हाँ। मेरे नंबर अच्छे थे, बिल्कुल। और फिजिकल होता तो मैं फाइनली सिलेक्ट हो जाता। हाँ। और मैं सोच रहा था कि मुझे आज, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2024 तक, हाँ। तो मैं सोचता था कि 18 से 24 तक 6 साल में मेरी जॉब हो जाती एज ए सब इंस्पेक्टर। हाँ। लेकिन जब मैं दोस्तों से बात करता था, तो वो लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि गिरिराज तुम कर सकते हो। और सचेतन यादव मेरे एक दोस्त है, उसने बोला था कि गिरिराज तुम शायद तुम्हारे लिए कुछ और है, तुम सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं हो, तुम इसके ऊपर के लिए हो। तो जो मोटिवेशन उन्होंने दिया, तो मैं फिर तैयारी स्टार्ट की। और जब फाइनली जब सिलेक्शन हुआ, तो वही विचार मेरे मन में आया कि यदि मैं फेल नहीं होता फिजिकल में, तो आज मैं एमपीपीएससी
मैं सिलेक्ट नहीं होता। सही है। तो असफलताएं भी हमें सिखाती है। तो काफी लंबा टाइम हो गया ना ये आपको। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाले के नए बैचेस आ गए हैं। एमपीपीएससी 2026 और एमपीएसआई के नए बैचेस पर आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल एंड टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बैचेस आप साइड में देख सकते हैं, वन बाय वन हम बैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बैच दिया गया है सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 बैच, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 4,499 रुपए में। सेकंड बैच दिया गया है एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2025, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 2,499 रुपए में। तीसरा बैच दिया गया है गर्व एमपीएसआई फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। इसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 1,299। इस डिस्काउंट के ऊपर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए और एक्स्ट्रा सारे बैचेस पर डिस्काउंट पाइए। इनमें से किसी भी प्रकार का आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स को परचेस करें। याद रहे ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है, तो जितना जल्दी हो सके ऑफर का आप फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मतलब तैयारी जो भी, चाहे वनडे की शुरुआत की हो चाहे एमपीपीएससी, 2025 चल रहा है। आपका ग्रेजुएशन हो गया था 17 में, मतलब 17 से अभी तक जी फाइनली जाके एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो ही गया। जी। एमपीपीएससी के बारे में हम बात करते हैं, कब शुरुआत हो गई थी और कैसे क्या इसकी शुरुआत करनी चाहिए अगर किसी को करना है। पहले मैं खुद के बताता हूँ। हम्म। 2019 में जब कोविड टाइम था तो लॉकडाउन लगा हुआ था, हम्म। उस दौरान मैंने तैयारी स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन मैंने कुछ देखा समझा, सिलेबस को देखा समझा और तैयारी स्टार्ट की। हालांकि मुझसे एक गलती ये हुई थी कि मैंने किसी का गाइडेंस नहीं लिया था। अच्छा। उसके दो कारण थे। एक तो मेरे पास समय नहीं था कि मुझे जॉब करना है तो प्रॉपर कोचिंग नहीं ले सकता था। दूसरा ये था कि कोचिंग के पास मेरे पास जो संसाधन थे, जैसे कि ऑनलाइन है और जो नोट्स वगैरह है वो उपलब्ध भी थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं खुद से उसको करूं। ठीक है। तो हालांकि मैंने किया, 19 का मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन 20 में प्रीलिम्स हुआ और फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 21 में भी यही दोहराव हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद। तो मुझे वो जो कमियां थी वो मुझे समझ में ये आई कि जब व्यक्ति खुद से तैयारी करता है अकेले, तो जो कमियां उसकी कोई बताने वाला नहीं होता है, तब हम असफल होते हैं। मैंने खुद से किया, बहुत मेहनत की और फाइनली मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। लेकिन 22 में मेरे कुछ दोस्त मिले थे जो 2021 में जैसे सिलेक्ट हुए हैं, जैसे डीसी ज्योति दीदी हैं और लोकेश छापरे हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो रैंक 1 अंकिता पाटकर हैं, दोस्त हैं। तो इन लोगों से फिर जो सिलेक्ट हुए उनसे मैंने गाइडेंस लिया, अपनी कॉपियां चेक करवाई और उनसे पूछा कि कहाँ कमी रह रही है। तब उन लोगों ने मुझे गाइड किया, फिर मैंने उसमें सुधार किया, तब फाइनली मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि नए लोग कैसे स्टार्ट। हाँ, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता है, जैसा कि मुझे भी क्लियर नहीं था कि मुझे 12th बाद कब क्या करना है। यहाँ तक कि मुझे भी ग्रेजुएशन बाद क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि किसी को देखा कि घर में किसी ने ये किया, हम भी वो कर लें, किसी दोस्त ने वो किया है, क्योंकि जेन्युइन चीज है, ये होती है लोगों के साथ में। बिल्कुल होती है, हो सकता है आपके साथ भी हुई हो। बिल्कुल है ना। मेरे साथ यदि 12th के बच्चे यदि देख रहे हैं जो 12th पास करके आए हैं, उनके सामने यह द्वंद है कि वो क्या चुने, कहाँ जाए, तो पहला तो मेरा ये है कि यदि उनको लोग अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं और आपके को मार्गदर्शन मिल रहा है तो आप वहां जाइए। लेकिन और भी कई पहलू होते हैं, जैसे कि यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपको अभी आईटी जो क्षेत्र है वो बहुत एकदम बूम कर रहा है, उसमें यदि जा सकते हैं तो वहां जाना चाहिए। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मैंने भी नहीं सोचा था 12th के बाद, मैंने सिर्फ मुझे ये था कि मुझे एक जॉब चाहिए। बिल्कुल। बहुत कोई स्किल थी नहीं, तो एक ही एरिया था कि आप सरकारी एग्जाम दीजिए और किसी विभाग में आप जॉब ले लीजिए। छोटे बड़े का कोई अंतर पता नहीं था, तो वनडे एग्जाम दिए और एज ए कांस्टेबल मैं सिलेक्ट हुआ, मैंने कर रहा। लेकिन यदि सिविल सर्विसेज की आप सोच रहे हैं कि आपको एमपीपीएससी क्रैक करना है, तो पहले एक दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि आप हाँ या ना। कोई आपसे सवाल पूछे कि आपको एमपीपीएससी करना है, तो आपके अंदर एक क्लियरेंस होना चाहिए, हाँ करना है, कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ करना तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले वनडे एग्जाम निकाल लूं, उसके बाद एक कोई जॉब ले लूं, सिक्योर हो जाऊं, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। मेरे साथ कंडीशन अलग थी, मैंने जॉब से पहले कभी सोचा ही नहीं था एमपीपीएससी का, तो ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ नहीं किया जा सकता। यदि आपको मिल रही है तो आप ले लीजिए, लेकिन यदि आप 12 पास आउट हैं, आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन का समय है, तो आप वो 3 साल ग्रेजुएशन के साथ उसको यूटिलाइज करिए कि एमपीपीएससी करना है
3 साल में मैं बेहतर स्ट्रेटजी के साथ बेहतर तैयारी हो जाएगी। इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जब फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बहुत अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले क्लियरेंस होना चाहिए कि आपके अंदर कि हाँ मुझे करना है, तो बस करना है, तो बाकी चीजें फिर ध्यान नहीं देना चाहिए कि फिर मुझे वनडे एग्जाम भी देना है, वहां भी देना है। और ये जो भटकाव है ये हमें और पीछे खींचता है। सही है। तो क्लियरेंस होना, क्लियर होना, माइंड में क्लियर होना, डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये हर जगह अप्लाई होती है वैसे तो, है बिल्कुल ना? हर जगह हर जगह कि आपको क्लियर तो होना ही पड़ेगा, आपको क्या करना है बिल्कुल। ना? क्योंकि आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि ये कर लूं, ये कर लूं, हाँ तो जहां जाना है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल। है ना? अब हम बात करते हैं, तीनों सेगमेंट में बात करेंगे, पर ज्यादातर हम मेंस पे ही बात करेंगे क्योंकि अभी 2025 का मेंस होने वाला है। प्री के बारे में भी करेंगे, बट प्री तो अब 2026 में होने वाला है। आई थिंक मेंस के बारे में ज्यादा डिटेल से बात करनी चाहिए। क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए, कैसे हमें नोट्स बनाने चाहिए। कई सारे लोगों के मन में डाउट है, नोट्स बनाना नहीं आ रहा है, रिसोर्सेज हम चुन नहीं पा रहे हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट, क्योंकि मार्केट में इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं भटकाव वाली चीजें ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। जब हमारे हमारे पास सिलेक्शन के लिए वेरियस ऑप्शंस होते हैं ना, तो कंफ्यूजन उतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल। यदि हमारे पास सिलेक्टिव चीजें हैं हम्म। तो हमारे पास कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, एक सीधा रास्ता है, उस पर चलना है और मंजिल को पा लेना है। लेकिन जब बहुत सारी चीजें होती है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जैसे कि आपने नोट्स का बोला, मार्केट का बोला कि इतनी कोचिंग्स हैं, इतने नोट्स हैं और इतने हजारों वीडियोज हैं। ठीक है, यदि आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कोई कहीं डाउट है तो आप ले सकते हैं, मैं बिल्कुल। इग्नोर करने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सही है। जैसे आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सिलेबस है, तो आपके पास पहले ही एक रोड मैप है कि आपको इससे नहीं भटकना है। तो सिलेबस उठाइए, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नोट्स यदि आपको चाहिए तो मेरा तो यह सजेशन रहेगा कि जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, वो कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने भी उनका गाइडेंस लिया, मेरे साथियों ने, दोस्तों सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों ने। लेकिन सभी 6 पेपर के एक ही कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं ये मैं नहीं कहूंगा। किसी कोचिंग का किसी एक में पेपर अच्छा है, किसी का दूसरा पेपर अच्छा है, तो ये हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा और उनको चुनना पड़ेगा। और उनको चुनने के बाद फिर आपको दूसरी चीज नहीं देखनी है, ना तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ देखनी है, ना आपको नोट्स देखना है मार्केट में, ना आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा भटकना है। मेरा कहना ये है कि आपके पास सीमित चीजें रहेंगी, आप उनको बार बार पढ़ेंगे, आप उनको बार बार लिखेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और फिर उसी को फॉलो करते जाएंगे तो आप मेंस निकाल देंगे। और तीनों चरणों में मुख्य परीक्षा जो है वह प्रमुख स्तंभ है। यदि आपने उसको अच्छे से बेहतर कर लिया तो ना तो आपको प्रीलिम्स रुकेगा और इंटरव्यू में भी बहुत सहायक होंगे चीजें। अभी जैसे 2025 का मेंस होने वाला है, तो कुछ बुक लिस्ट बता दीजिए मुझे पूरी मेंस की, कि इस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर ये आपने फॉलो की थी और अगर आपको ठीक लगे तो ये फॉलो कर सकते ठीक है। जैसे 2024 का भी मेंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था, तो उसको भी मैंने लिखा है, उसका भी इंटरव्यू है मेरा। तो मैं उसके बारे में आपको सिलेबस के पेपर वाइज बताता हूँ कि मैंने क्या यूज किया है। और इसमें कुछ जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनके मैंने नोट्स लिए हैं, ठीक है। और कुछ रेफरेंस बुक हैं उनकी ही मैंने मदद ली थी। ठीक है। तो जैसे यूनिट जो पेपर 1 की पार्ट ए की बात करें जिसमें हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो पहली यूनिट है और तीसरी यूनिट है, उसके लिए आप जो दृष्टि की क्विक बुक है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है, उसमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जो हमारा टू द सिलेबस है वही सब हमें देखना है और उसको पिकअप करना है। इसके दूसरे एक आकार के नोट्स भी बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे अपने नोट्स खुद बनाए थे आकार से, और उसको जो दृष्टि क्विक बुक है उससे उसको अपडेट किया था। फिर मैं अपने सिर्फ नोट्स ही पढ़ता हूँ हिस्ट्री के, और कुछ नहीं पढ़ता। लेकिन जो दूसरी यूनिट है जो नई ऐड हुई है मध्य प्रदेश के राजवंश, उसके लिए उस समय बहुत ज्यादा कुछ नहीं था 2024 के मेंस के समय। तो निर्माण की एक बुक आई थी, उसको मैंने फॉलो किया था। अच्छी है, उसमें अच्छा मटेरियल है, उसको मैंने नोट्स बनाए थे और फिर उनको ही मैंने फॉलो किया था। उसके आगे जो एमपी की हिस्ट्री है उसके लिए मैं जब शुरुआत की थी तब मैंने मुकेश माहेश्वरी जो बुक आती है एमपी की उसको पढ़ा था, और वो बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। तो मैं अभी भी उसको ही पढ़ता हूँ और उसी से मेरे नोट्स बने हुए हैं। फिर भी परीक्षा धाम से मैं उसको रिवाइज करता रहता हूँ, क्योंकि परीक्षा धाम में फैक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, और उसका जो अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेना चाहिए। तो हिस्ट्री उससे हो जाएगी हमारी। हिस्ट्री के लिए 3 सोर्स मुझे ठीक लगते हैं, इतने मेरा हो जाता है। दूसरे आते हैं भूगोल में, तो जो दूसरे पार्ट भी है
ज्योग्राफी में, उसमें जो नया टॉपिक ऐड किया है वो मैंने मोस्टली यूट्यूब से किया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस समय जब 24 के समय जब मेंस हो रहा था तो कोई नोट्स बहुत ज्यादा नहीं आए थे, बहुत मुझे अच्छे नहीं लगे थे, तो मैंने यूट्यूब से उनको नए टॉपिक्स को कर लिए। पुराने टॉपिक्स जो थे वो मैं महेश कुमार बर्णवाल पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैंने माजिद हुसैन जो बुक है, हालांकि बहुत बड़ी बुक है, उसको यदि आप पढ़ने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। उसको मैंने सिलेक्टिव होके मैंने सिर्फ अपने नोट्स अपडेट किए थे। ठीक है, बर्णवाल से नोट्स बनाए और फिर उनको मैंने माजिद हुसैन से उसको जैसे एनरिच करना रहता है हमें डाटा, और अपना क्वालिटी कंटेंट यदि बनाना है तो जो अच्छी बुक्स हैं उनसे हमें उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी आंसर राइटिंग निखरती जाती है। तो और मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसके लिए मैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की एक ही बुक आती है, वो एक ही बुक में सभी रहता है, हिस्ट्री भी रहती है, भूगोल भी रहता है, तो वही परीक्षा धाम और मुकेश माहेश्वरी बुक मैंने की थी उनसे। ठीक है। इसके अलावा जो आपदा तकनीक वाली जो यूनिट है वो निर्माण की बुक से मैंने किया था, उसमें बहुत अच्छा दिया है, आप निर्माण का या आकार का इनमें यूज कर सकते हैं। और इसके बाद पेपर सेकंड की बात करें तो जो क्वालिटी वाला सेगमेंट है उसमें मैंने हमेशा जो किया है वो महेश कुमार बर्णवाल बुक से मैंने उसको एक एक ओवरऑल अपने पढ़ लिया है, नोट्स अपन ने बना लिए हैं, वो मेरा हो गया था। उसके बाद लक्ष्मीकांत है, उससे मैंने उसको एनरिच किया था, अपडेट किया था। और मैंने एक अब मैं मेरे पास जो नोट्स हैं सिर्फ मैं क्वालिटी में उन्हीं नोट्स को बनाता हूँ जो मुझे पता है कि इसको मुझे लिखना है, क्योंकि ये इतनी बार रीडिंग हो गई कि मुझे लगता है क्वालिटी अब ठीक हो गई है। तो जो चीज जैसे भूलते हैं, जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो मैंने वो लिख लिया, इसे मुझे कहाँ ऐड करना है। हम आर्टिकल्स लिखते हैं पॉलिटी में, लेकिन हम सब आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं। तो अब मैं सिर्फ आर्टिकल्स तो मुझे पता है, मैं उनके सब आर्टिकल्स मैंने नोट्स बना लिए, तो मुझे सिर्फ पेपर से पहले इनको पढ़ के जाना है और मुझे वहाँ पेपर में लिख देना है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन होगा, कोई बहुत फैसला होगा, जैसे कि मान लो बात करते हैं कि केशवानंद भारती वाद है, इस टाइप के उदाहरण आप दे सकते हैं उसमें, तो ये चीजें मैं बस अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, इनको करना। और पॉलिटी के बाद जो बाकी जो और यूनिट्स हैं, जैसे कि आयोग की यूनिट है, और जो लोकतंत्र की विशेषताएं वगैरह तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट है, पांचवी यूनिट जो भी नई जोड़ी है, इनके लिए अभी जब मैंने 24 कर रहा था तो जो आकार के या उत्कर्ष के आप नोट्स सफिशियंट रहते हैं, और लगभग सब में कंटेंट मैंने और भी क्वेश्चंस देखे थे, सब में लगभग एक जैसे ही था, किसी में बहुत अच्छा है बहुत खराब नहीं है। तो किसी भी एक कोचिंग का आप फॉलो करें, ऐसा नहीं कि दो कोचिंग का करें, एक का कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, वो आप खुद पढ़ के जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद पार्ट बी सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में मैंने 2 सोर्स रखे थे। उस समय सिविल जॉब्स के जो नोट्स आए थे तो वो सोशोलॉजी की मुझे लगता है ठीक है। सोशोलॉजी और जो उद्यमिता वाला पार्ट जुड़ा है वो मैंने सिविल जॉब से किया था। सोशोलॉजी के लिए मैंने डॉक्टर मणिपाल, एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जो यूजीसी नेट के लिए पढ़ाते हैं, राजस्थान के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनके मैंने वीडियोस देखे थे, उनसे मैंने काफी मुझे बहुत हेल्प मिली, तो नोट्स कर लिए, उससे वीडियोस देख ली, तो मेरा हो गया था उसमें। और इकोनॉमी जो पेपर थर्ड है, पार्ट ए है, अर्थशास्त्र, उसके लिए मैंने जब मैं नोट्स बनाए थे तो मैंने आकार के नोट्स लेके खुद के नोट्स तैयार किए थे। तो आप किसी भी एक कोचिंग के नोट्स ले लें, आकार के अच्छे हैं, उत्कर्ष के भी अच्छे हैं, और उनको लेके फिर आप इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करें। भारत का इकोनॉमिक सर्वे, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, वो मुझे लगता है कि मस्ट है, बहुत जरूरी है यदि आपको अर्थशास्त्र में बेहतर करना है। ठीक है। इसके बाद साइंस वाला जो पोर्शन है वो मैंने उत्कर्ष के नोट से किया है, मुझे वो सफिशिएंट लगा था, मैंने उत्कर्ष से अपने नोट्स बना लिए थे, फिर मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करता रहता हूँ। और जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, जैसे कि मेरे दोस्त है शुभम, उसने मुझे बताया कि आप आशीष भी है जो भी एजुकेशन के पद पर सिलेक्ट हुआ है, कि बायोलॉजी के लिए आप खान सर की वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ वीडियोस बताए मैं उनको देखता हूँ और वो काफी हेल्पफुल लगे। तो इससे एक चीज मिलती है, यदि आपके साथ वाले लोग तैयारी करने वाले हैं तो आपको उनसे पूछते रहना चाहिए कि किस पेपर में हमें क्या करना चाहिए, कौन बेस्ट है। तो फिर मुझे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो वीडियोस देखते हैं और उसमें हो जाता है। ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए जो माध्य माध्यिका बहुलक वाला पार्ट है, उसके लिए मैं पढ़ता नहीं, मेरा मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा है 12th तक, तो मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जो माध्य माध्यिका बहुलक वाला टॉपिक है उसके लिए मैं आकार आईएएस का एक वीडियो है, और जो सिर्फ मैं स्पीड बढ़ा के आधे घंटे में देखता हूँ और मैं पेपर से पहले उसको देख के जाता हूँ, बस इतने में मेरा जो क्वेश्चन है मेरे हो जाते हैं। तो कुछ चीजें हमें ऐसे सिलेक्ट करके रखनी रहती हैं कि हमें क्या पढ़ना है, बाकी मैं कहीं और कुछ नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे पता है ये पढ़ना है, इसमें मेरा आ जाएगा, वो मैं लिख लूंगा। पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 बहुत अपडेट हुआ है, इस बार जो बड़ा चेंज आया है वो पेपर 4 में ही आया है। इसमें 3 घंटे में अब हमें बहुत ज्यादा लिखना है,
24 में भी चुनौतियां थी, मेरे साथ भी चुनौती थी। लिखना, एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चुनौती। तो मैं यदि इसकी बुक लिस्ट की बात करूं तो जो पुराना सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं हम्म पुराने, वो मैंने हम्म आकार से किए थे। हम्म आकार से मेरा लगभग हो गया था। हम्म नए टॉपिक्स अभी उस समय 24 की मेंस के समय कुछ मार्केट में आया नहीं था, हम्म। तो मैंने वो फिर वो यूट्यूब से और इंटरनेट से किया था। ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं है कि कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं, तो किसी अच्छी कोचिंग के मुझे लगता है आकार के और उत्कर्ष के नोट्स इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है। और उद्यमिता के लिए जैसे मैंने बताया कि वो सिविल जॉब्स के नोट्स हम्म पर्याप्त हैं। बस इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं, करंट के एग्जाम्पल्स, और जैसे सोशियोलॉजी में थिंकर्स हैं, इनके हम्म नाम यदि हम्म हम ऐड करते हैं हम्म। तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के लिए मैंने मल्टीपल सोर्स का यूज किया। हिंदी के लिए किसी आप एक कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, एक कुसुमलता मैम की जो बुक आती है श्रीवास्तव वो मैम। सभी पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वो बुक बहुत अच्छी है। आप उसको पढ़िए, लेकिन हम्म उसके साथ आप खुद को अपडेट करने के लिए, जैसे मैं राजस्थान में एक प्रोफेसर हैं हम्म रीता गवर्नमेंट, हम्म उनकी यूट्यूब के चैनल है, मैं हम्म उनको फॉलो करता। हम्म जैसे मुझे शब्द शक्ति समझना है, हम्म मुझे समझ में नहीं आई, हम्म नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, या हम्म रस है वो पढ़ना है, तो हम्म मैंने उनके वीडियो देखे, उनसे अपने नोट्स बना लिए। हम्म। बाकी जो चीजें हैं वो आप इससे कर सकते हैं, जो कुसुमलता मैम की बुक से कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा दृष्टि की एक बुक आती है जिसमें हिंदी की बुक बहुत अच्छी है। मैंने वो बुक उससे तैयार की थी, हम्म तो हम्म। और लगभग हो जाती है। और हिंदी के लिए पुराने पेपर्स यदि आप लगा लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है। हिंदी मैंने ऐसे की थी। और लास्ट पेपर है जो ऐसे और फॉर्मेट राइटिंग्स। फॉर्मेट। तो फॉर्मेट्स में बताता हूँ पहले कि उसमें सिर्फ आपको, आप टारगेट बनाइए कि हर सप्ताह में आपको एक फॉर्मेट लिखना है, बस उसकी प्रैक्टिस। मध्य प्रदेश शासन के बहुत सारे फॉर्मेट्स, जैसे मान लो आपको आदेश देखना है हम्म या फिर आपको अधिसूचना देखना है, तो हम्म इंटरनेट पर उपलब्ध है। हम्म आप उनको सर्च कीजिए, उसी को लिख लीजिए, बस उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। हम्म। हर सप्ताह में एक करते रहिए, पर्याप्त हो जाएगा। ओके। और आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। हम्म और जब पेपर देने जाए तो उससे पहले आप एक बार सब पे देख के चले जाएं, हम्म इतने में हो जाता है। प्रतिवेदन थोड़ा सा कठिन है, तो यदि आप नहीं समझ में आता तो किसी हम्म से आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे हम्म देख सकते हैं, हम्म प्रतिवेदन के लिए देखना हम्म चाहिए। हम्म और फिर ऐसे की बात करें तो ऐसे राइटिंग में सिर्फ एक ही उसका बेहतर कर सकते हैं, एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ राइटिंग। यदि आप ऐसे राइटिंग करते हैं तब आप अच्छा राइट ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। आप कैसे करते थे इसकी प्रैक्टिस? मैं ऐसे करता था क्योंकि मुझे ऑफिस के बाद मुझे संडे को मतलब टाइम मिलता था, संडे को मैं फ्री रहता था, ठीक तो है। मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे हर संडे हम्म एक ऐसे लिखना है। हम्म अब कंटेंट कहाँ से आएगा? हम्म तो जो हम इंटरनेट है, हम उसको इसी दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। हम्म तो जैसे जो टॉपिक मैं पहले डिसाइड करता था मुझे इस हम्म पे लिखना है, मैं हम्म इंटरनेट पर रिसर्च करता था। हम्म दृष्टि की ऐसी की बुक थी, और एक मेरे पास निशांत जैन सर की बुक है जिसमें टॉपर्स कैसे हैं, हम्म उनको पढ़ के हमें समझ में आता है कि हमें कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करना है, हम्म क्या क्या डायमेंशन देना है, हम्म तो वो पढ़ लिए। हम्म उसके बाद जो टॉपिक देना है, जैसे परंपरागत खेल है, हम्म नया टॉपिक है, हम्म उस पर ज्यादा कंटेंट भी नहीं है, तो हम्म आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, हम्म चैट जीपीटी का यूज कीजिए, हम्म उस पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन लिखना कैसे, वो तो आपको खुद ही लिख के समझ में आएगा। बिल्कुल। फिर आपको प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्त मित्रों या किसी टीचर से चेक करवाइए, फिर सुधार कीजिए। तो हर सप्ताह यदि आप एक ऐसे लिखते हैं तो आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता ठीक है। बढ़िया है। आपने मतलब लगभग लगभग सारी चीजें मेंस के पर्पज से बताई दी है। है। सोर्सेस को अगर बात करें, किसी को भी अगर कंफ्यूजन, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है, तो ये काफी चीजें आपने बता दी, जी, इनको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और कुछ लग रहा है इसमें एड ऑन करने का? अ, इसमें नोट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स हमें बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए हम्म कि कौन से अच्छे हैं। हम्म यदि हम गलत सोर्स सिलेक्ट कर लिए तो हम्म हम फिर दूर हो जाते हैं हम्म तैयारी से। तो सिलेक्ट सिलेक्ट करें, हम्म और अच्छी कोचिंग या किसी से मार्गदर्शन लें। कोई यदि आपके संपर्क में है जो पहले से सिलेक्टेड हो चुका है या तैयारी कर रहा है, जिससे मेंस का अनुभव है, हम्म तो आप उससे बात कर सकते हैं हम्म। कि कौन से नोट्स अच्छे हैं, या फिर आप बिल्कुल खुद देखिए। बिल्कुल। और मैं बता दूं, मैंने जितने भी कोचिंग्स के नाम लिए हैं, मेरा मतलब मैं सिर्फ जिससे मैंने तैयारी की है उनके मैंने नाम लिए हैं, मैं किसी का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ। बिल्कुल। ये नोट्स वगैरह रखे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए ना। हालांकि हम रिकॉर्ड कर लेंगे ये नोट्स वगैरह का भी, आपको सेगमेंट अलग बना के बता देंगे कैसे नोट्स बनाए थे, बट फिर भी आप थोड़ा सा एक छोटा सा बता दीजिए, ये जो नोट्स रखे हैं इनके बारे में क्या क्या खासियत है इनकी। इनमें मैंने नोट्स जो बनाए हैं, एक एक आप हाथ में हाँ, लेके बता मेरे दीजिए क्या नोट्स क्या चीजें हैं। लगभग बहुत ही कंसाइज वे में मैंने बनाने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए हैं, तो मैंने इसमें सिर्फ आप देखिए लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 14 के अपवाद। अब मैंने सिर्फ अपवाद लिखे हैं। रुकिए, थोड़ा सा कुछ काम की चीज बताता हूँ।
अभी पॉडकास्ट पूरा होने से पहले मैं बीच में या फिर अलग सेगमेंट में एक वीडियो बनाने वाला हूँ भैया के साथ में नोट्स का। वो नोट्स का वीडियो जो है आपको नोट्स के बारे में टेलीग्राम पे चीज़ें सारी मिल जाएगी। और ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया आपने तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर सारे जितने भी टॉपर्स वगैरह हैं जो 2022 में सिलेक्टेड है या फिर उसके पहले सिलेक्टेड है, उनकी कॉपियाँ नोट्स वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाले हैं। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कि आप जब एडवांस लेवल पर आते हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 14 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता है ये मेरे हिसाब से है। लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो आपको उसके बारे में लिखना चाहिए। बिल्कुल। मैंने लिखा है सिर्फ इसके अपवाद क्या है। अपवाद में मैंने आर्टिकल वाइज लिखे हैं कि 361 इसका अपवाद है, 361 का इसका अपवाद है, 105 इसका अपवाद है। तो मैंने सिर्फ वो चीजें लिखी हैं जो कंटेंट को आपके कंटेंट को बहुत रिच बनाती। बिल्कुल। जब आप इसको आंसर राइटिंग में आप लिखेंगे और जब कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति आपका ये देखेगा तो वो एकदम से आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि ये चीज मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। बिल्कुल। इसमें जैसे कि मैंने और चीज लिखी है, मैंने इसमें फ्लो चार्ट्स में मतलब मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की है जैसे कि आप आंसर ही लिख रहे हैं। तो मैंने उसी वे में इनको लिखा है, हेडिंग सब हेडिंग्स। और मैंने इसमें ये भी लिखा है कि ये आपको तैयार किसके लिए करना है, संविधान सभा की आलोचना है, ये कितने मार्क्स में करना है, 7 मार्क्स में तैयार करना है। तो मैंने सिर्फ लिख भी दिया कि 7 मार्क्स में है और ये 7 मार्क्स में 6 पॉइंट मुझे मैंने लिख दिए। तो इस प्रकार से आप नोट्स बनाते तो पहले ही चीजें आपकी क्लियर है कि इस फॉर्मेट में आपको बनाना है और यहाँ पे ये कंटेंट डालना है और ऐसे उसको कवर करना है। ठीक है, इसका सेगमेंट हम एक अलग ही बना देंगे। और इनके बारे में अगर आप देखना चाहेंगे नोट्स के बारे में तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है अर्जुन पीएससी वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ये जो पीडीएफ वगैरह इनके भैया का डाल दूंगा तो आप आइडिया लगा लेंगे कि ऐसे इन्होंने नोट्स बनाए थे। तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आंसर राइटिंग की बात करें, अभी फॉर्मेट है 2, 7 और 10 का है। कितने में कितना कंटेंट डालना चाहिए हर एक अप्रोच के हिसाब से कि इतने टाइम में इस चीज को कवर करना है, आपको इस क्वेश्चन को आपको इतना टाइम ही देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, जब जाके आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा। हाँ, आंसर राइटिंग को लेकर जो जो मतलब लोग की क्वेरीज रहती हैं, पहला तो रहता है कि कितनी लिमिट रखना है। बिल्कुल। तो 2 मार्कर में है तो जो वर्ड एमपीपीएससी ने दी है कि इसमें आपको कवर करना है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उतना ही हमें लिखना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। अब चुनौती क्या हो गई है, 2 मार्कर में हम ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। यदि आप 2 मार्कर में बहुत ज्यादा लिखेंगे, आप 2 लाइन लिखिए बहुत है। यदि आप बहुत ज्यादा लिखेंगे तो 2 मार्कर में आपका समय निकल जाएगा और आपको 7 मार्कर में वो कम पड़ जाएगा या फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप इसमें कम लिखिए। और नहीं क्या है, इस बार 7 मार्कर में हमें थोड़ा ज्यादा कंटेंट देना है, तो यदि हम 2 मार्कर का टाइम बचाएंगे तो वो हमको 7 मार्कर में दे दें। और 7 मार्कर इस बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि उनको यदि हमने बेहतर कर लिया तो हमारी मार्किंग बहुत अच्छी है। तो वहां से समय बचाइए, आप सिर्फ कम लिखिए और 7 मार्कर में आइए। जितनी वर्ड लिमिट दी है उतना ही कोशिश कीजिए, उसमें मैपिंग का यूज कीजिए, डायग्राम बनाइए थोड़ा सा आप और अच्छा। यदि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यदि जिनकी बहुत अच्छी है तो उनको कोशिश करना चाहिए कि राइटिंग बहुत अच्छी करें। जिनकी नहीं है उनके पास टाइम है तो सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि हालांकि कहते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। यदि आप एक एक नंबर बढ़ाते हैं, आप यदि हर पेपर में 10 नंबर आपको एडवांटेज मिल रहा है इसका, तो आपकी रैंक डिसाइड हो सकती है उससे। बिल्कुल। तो एक सुंदर सी राइटिंग लिखिए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए और मैप बनाइए, एमपी का मैप, इंडिया का मैप, जो भी आप यूज कर सकते हैं वहां बनाइए। तो ये आंसर राइटिंग से 2 चीजें होंगी इसमें कि 7 मार्कर और आप 10 मार्कर में ही मैपिंग कर सकते हैं। एक तो आपको जो जगह है वो फिल भरी हुई लगेगी, आपको कम शब्द लिखने पड़ेंगे। दूसरी, चेक करने वाले को सुविधा होगी कि मैप में हमें या डायग्राम में चीज दिख गई है तो उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। तो इससे खुद को लाभ क्या होगा, एक तो हमारा समय बचेगा, टाइम लिमिट में हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2024 का जो नया सिलेबस है उसमें पेपर कंप्लीट करना यही चुनौती है। 2024 का जो मेंस हुआ तो मेरे कई मित्रों से बात हुई, मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता है टाइम में, मेरा हर बार पेपर में 2 मिनट पहले कंप्लीट करता हूँ। तो बाकी कई दोस्तों से बात हुई तो उनको कंप्लीट नहीं होता, कई लोगों के क्वेश्चन छूटे हैं। तो ये एक तो स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब लेकिन स्पीड होती है तो हमारी राइटिंग बिगड़ती है। तो मैं वो ध्यान वो प्रैक्टिस से आएगा, जब आप आंसर राइटिंग घर पे करेंगे, बार बार करेंगे, टाइमर लगा के करेंगे तो आपका टाइम पे कंप्लीट होने लगेगा। वो बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीज आ जाएगी। अच्छा, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बताइए आप मुझे, जैसे आपने यूट्यूब वगैरह का बोला था, ऐसे कोई चैनल्स जिनके द्वारा आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हुई है।
बेहतर हुई है। हाँ। एक दो एग्जांपल दिए थे आपने, खान सर वाला दिया था, हाँ। एक कोई टीचर वगैरह का दिया था आपने, कोई टीचर जी। का। तो मैंने जैसे खान सर के लिए मैं वीडियोस मैंने बायोलॉजी के लिए देखे थे जो हम्म, पार्ट था, हम्म, और हिंदी के लिए जैसे मैंने बताया डॉक्टर रीता गौर मैम का यूट्यूब चैनल है, हम्म, राजस्थान में पढ़ाते हम्म, हैं वो जो है, और प्रोफेसर मणिपाल सर का जो यूट्यूब चैनल है हम्म, वो सोशियोलॉजी के लिए देखा था। ठीक है। बाकी जो ऐसे वगैरह के लिए है उसके लिए मैं कई टीचर्स के वीडियो देखे, जैसे शुरुआत में जब हमें लिखना नहीं आता था हम्म, तो जैसे यूपीएससी के ज्यादा देखता था मैं, हम्म, जैसे मैंने डॉक्टर विकास द्विवेदी सर के वीडियोस देखे हैं, हम्म, और जो यूपीएससी के टॉपर्स होते थे हम्म, उन्होंने यदि ऐसे पे कोई वीडियो बनाया तो मैं हम्म, उनको फॉलो करता था। हम्म। तो जनरली मैंने कम यूज किया है, मतलब बहुत ज्यादा मैंने उस पर एक्टिव नहीं रहता था। अच्छा, चैट जीपीटी का भी आपने बताया। जी। चैट जीपीटी का किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं, किसी को करना हो तो कैसे करें? चैट जीपीटी और एआई आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन उसका यूज करना पता नहीं है किसी को, कैसे यूज करना है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैट जीपीटी का यूज जैसे कि एक चीज इसमें शब्द आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम्म, यदि आपको प्रॉम्प्ट लिखना अच्छे से हम्म, आता है तो आप उसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम्म, यदि हम तैयारी के लिए उसका यूज कर रहे हैं तो वो मैं उसका लगातार यूज करता हूँ, काफी साल से कर रहा हूँ। हम्म, तो चैट जीपीटी में हम जैसे मान लो ऐसे ही लिखना है, हम्म, तो ऐसे के लिए आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर 1000 शब्दों में ऐसे लिखना है, बिल्कुल। मुझे की पॉइंट्स दीजिए। ठीक तो है। वो आपको की पॉइंट दे देगा, हम्म, हेडिंग्स दे देगा, हम्म, आपको वो डायमेंशंस दे देगा। आप हम्म, पूछेंगे कि मुझे हम्म, इस डायमेंशंस में लेना है, हम्म, आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे एमपीपीएससी या यूपीएससी के लिए मुझे ऐसे लिखना है। हम्म, और जैसे टॉपिक मान लो शिक्षा है, शिक्षा में गुणवत्ता है, ये हम्म, टॉपिक है, तो आप उसको लिख दीजिए और वो आपको पूरे की पॉइंट्स दे देगा। ठीक। अब वो हिंदी में भी बहुत अच्छा दे रहा है, हम्म, पहले इंग्लिश में ही अच्छा कंटेंट आता था, हम्म, लेकिन अब मैं हिंदी में भी यूज करता हूँ तो बहुत अच्छा कंटेंट देता है। हम्म, तो उसका जो बेसिक वर्जन है वही यूज करिए, उसका प्रो लेने की आवश्यकता है नहीं, बेसिक वर्जन में उसका अच्छा 4 मेंस दे दिए आपने, चार पांचवा उत्तर। ये वाला होने जी। वाला है आपका। आपने जो गलतियां की हो प्रिपरेशन के हाँ। दौरान, कहीं ना कहीं समझ आता होगा हाँ। कि वो चीजें अगर ना करते तो आज और बेहतर अच्छी रैंक के साथ में आपका सिलेक्शन होता। ठीक है। पहला तो ये है कि रैंक लेने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं बाकी जो तैयारी कर रहे हैं हम्म, उनको तो मैं बता सकता हूँ कि यदि आपको बेहतर रैंक लेना है और प्रथम प्रयास में यदि आपको सफल होना है हम्म, तो एक प्रॉपर वे में एक सही स्ट्रेटजी के साथ समयबद्ध तरीके से आपको तैयारी करना है। हम्म, जब आपने निश्चित कर लिया कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करना है, हम्म, फिर आप सिलेबस उठाइए, हम्म, उसमें आप खुद को बांध लीजिए कि मुझे सिलेबस के बाहर नहीं निकलना है। हम्म, आपको सिलेक्टिव नोट्स या सिलेक्टिव बुक्स आप चुन चुन लीजिए हम्म, और फिर आप उनसे पढ़ना स्टार्ट हम्म, कीजिए। टाइम लिमिट बताइए कि मुझे इतने समय में पार्ट ए कंप्लीट करना है, इतने समय में मुझे पार्ट बी कंप्लीट करना है। पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आगे आप एक पार्ट पढ़ रहे हैं, आगे नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं, तो वही रोड मैप है जो सभी लोग बताते हैं, वही है। बस क्या है कि उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। सही है। पता सबको है, पता सबको मुझे है। पता है जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, जितने एस्पिरेंट हैं सबको पता है कि हमें सिलेबस पढ़ना है, सही हमें है। नोट्स बनाना है, आंसर राइटिंग करना है, टाइम पे हमें उनको एवेल्यूएट करना है या किसी बिल्कुल, से चेक करवाना है, बिल्कुल। गलतियां सुधारना है, हम्म, लेकिन करता कोई नहीं है। सही है। हालांकि मैं वही दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरे कहने से कोई फॉलो करने लगे, हम्म, कि आपको बिल्कुल भी एक साल आप दीजिए। हम्म, यदि 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं आपके हम्म, पास, ये बहुत अच्छा समय है। हम्म, आप पूरा डेडिकेट हो जाइए। जो रोड मैप ये करना है कि आपने स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, चेक करवाया, फिर सुधार किया, फिर आपने लिखा, नोट्स बनाए, तो यही वो तरीका है कि आप एकदम, लेकिन खुद को अनुशासन में मानना बहुत जरूरी है। यदि आपने डिसिप्लिन आप नहीं बना पाए तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं खुद का अनुभव बताऊं, मुझे तीसरे इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो हालांकि मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मैं बहुत अधिक समय नहीं दे पाया था, हम्म, और जितने समय में मुझे 4 घंटे पड़ता था, बहुत सुबह 5 घंटे से ज्यादा समय मुझे नहीं मिल पाया प्रतिदिन के हिसाब से। पर डे। हाँ, पर डे अरे। के हिसाब से। संडे को वीकेंड में मुझे जरूर टाइम मिलता हम्म, था, तो उसका अलग प्लान रहता था कि मुझे ऐसे करना है, मुझे फॉर्मेट करना है, मुझे आंसर राइटिंग करना है, तो हम्म, उसमें मेरा एक दिन तो उसमें निकल ही जाता था। हम्म, ये कर तो आपको, यदि आपके पास पूरा दिन भर है तो आप अभी से उसको एक एक मिनट ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि हम्म, जैसे आपके पास सिर्फ एग्जाम आपका आने ही वाला। हम्म, यदि आपने सोचा कि तो एक साल है, हम कर लेंगे, हम्म, तो फिर वो कर लेंगे में ही निकल जाता है। फिर हम सोचते हैं यार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, फिर सोचते हैं कि यार अच्छे से कर लेते तो बेहतर होता। ये जो मोटिवेशन, जब हम फेल होते हैं तो मोटिवेशन एकदम हाई हो जाता है, लेकिन जो जैसे ही पेपर निकलता है कुछ समय होते हैं
तो कुछ समय बाद आपका मोटिवेशन गिर जाता है। तो एक तो मेरा ये है कि जो मोटिवेशन है वो आप बाहर से मत लीजिए। बाहर से ठीक है, किसी ने मोटिवेट कर दिया, आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, किसी से हेल्प ले ली, दोस्त से या किसी टीचर से, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, बिल्कुल। तब तक आप नहीं कर। मेरे साथ क्या था, मुझे जॉब थी, लेकिन मेरे अंदर एक क्लियर था, मेरे डिटरमाइंड था। मैं ये था कि मुझे करना ही है। बिल्कुल। एक अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, ठीक है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। लेकिन मैंने फिर कुछ समय बाद स्टार्ट किया, नहीं मुझे करना ही करना है। फाइनल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, बहुत खुशी हुई, लेकिन उसमें फाइनल नहीं हुआ तो ठीक है, फिर डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन कुछ समय बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। यदि आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप खुद को, मैंने कभी खुद को ऐसे स्वीकार नहीं किया कि मैं एक पुलिस में हूँ। मतलब ऐसा, मतलब कांस्टेबल बहुत अच्छी जॉब है, जो लोग हैं बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। लेकिन मैंने खुद को एज अ कांस्टेबल कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। सही है। मैंने कहा बहुत अच्छी जॉब है, वहां भी बहुत अच्छा कर रहा था, वहां मुझे माहौल बहुत अच्छा मिला, मुझे एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, मतलब मुझे अच्छा मजबूती मिली कि अब मैं घर वालों को सपोर्ट कर रहा था, खुद भी अच्छे से कर रहा था, बाकी चीजें सब ठीक थी। लेकिन मैंने इस मायने में एक्सेप्ट नहीं किया था कि मुझे जीवन भर इसी पोस्ट पर रह के पूरा जीवन गुजार। तो मेरे मन में ये था कि मुझे एमपीपीएससी करना है, इसलिए मैं लगातार करता रहा। तो एक मोटिवेशन का कारण आपको ढूंढना है और आपको बस प्रॉपर वे में लग जाना है, जरूर सफलता मिलती है। किसी को भी शुरुआत करनी तो एक कहावत है, सबने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। बिल्कुल मतलब शुरुआत कर ही देनी चाहिए, चाहे कोई से भी फेस में हो आप। बिल्कुल चाहे आपका मेंस होने वाला है ये वाले के लिए या फिर अगले प्री वाले के लिए, बिल्कुल तो अभी से लगना पड़ेगा। अभी से लग जाइए। सोचना तो है ही नहीं कि कल करेंगे या बाद में करेंगे, बिल्कुल। अभी क्योंकि से अगर लग जाइए। सोचते रहेंगे ना तो फिर सोचते ही रहेंगे, बिल्कुल यही होता है ना, वो कभी हो भी नहीं पाएगा। नहीं हो पाता। वो हमारे साथ होता ही रहता है, सबके साथ होता है। मतलब जो लोग सुन रहे हैं, सेक्रीफाइस किए इसमें, इस प्रिपरेशन में आपने क्या क्या चीजें हुई कुछ? हाँ, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, वो हर किसी के साथ ही होता है। जैसे कि इतने साल मेरे रहे, मुझे खुद पता नहीं चला कि इतने साल मेरे कैसे निकले। मैं कभी छुट्टी से लेके, मेरे जब मैं छुट्टी लेता था सिर्फ पढ़ने के लिए लेता था। मेरी सारी छुट्टी पढ़ाई के लिए गई है। जैसे मेंस आता था तो मैं 15 दिन 20 दिन जितने भी समय मिलता था मैं छुट्टी लेता था। मेरी सारी छुट्टी पढ़ने के लिए गई। मैं घर से 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा नहीं जा पाया कभी भी, अपनी पूरी तैयारी के दौरान। मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया। मेरी शादी हुई तो मैं अपनी पत्नी को बहुत समय नहीं दे पाया। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ, तो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया। तो उनका भी सेक्रीफाइस है, उसमें उनके भी योगदान है। तो ये आपको कुछ ना कुछ तो बलिदान करना ही पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियां आई। मेरी एक बहन थी जिसकी शादी मैंने की। मेरी भांजी की शादी मैंने की। तो इसी दौरान, इसी फेज में मुझे वो सब मैनेज करना पड़ा। हालांकि चुनौतियां सबके जीवन में आती है, जो तैयारी कर रहा है सबके में आती है, उनका स्वरूप अलग हो सकता था। बिल्कुल। तो ये सब फेस किया है। दोस्तों से बहुत कम समय दे पाया। सबकी हमेशा शिकायत रहती थी कि यार तुम कॉल ही नहीं करते हो, बात ही नहीं करते हो। ठीक है, मैं कोशिश करता था उनको समय दूं। ऑफिस में भी मैं बस सिर्फ टाइम टू टाइम, मैं जो टाइम में गया अपना काम किया और फिर आ गया। मैं किसी से ज्यादा, मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। कई लोग तो मुझे जानते भी नहीं थे। तो ऐसी भी चीजें हुई कि मैं एक्सपोज भी नहीं हो पाया उस समय पे। पहली बार शायद मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, आपके साथ आया हूँ, लोगों ने मुझे देखा है और अब मुझे लोग जान रहे हैं। मुझे मेरे रिश्तेदारी में भी लोग नहीं जानते एक्चुअली, क्योंकि मैं जा ही नहीं, 2 दिन के लिए घर गया तो घर पे ही टाइम स्पेंड किया, जो भी है वापस आ गया। तो सेक्रीफाइस तो करना। अच्छा, घूमना फिरना कितना सही है इस वाली एज में, मतलब जो हम तैयारी के दौर में रहते हैं, हाँ, खास करके किसी की जॉब ना लगे, हाँ। पढ़ाई के साथ में घूमना फिरना सही है ये चीजें, या इसको फिर जब हम सेटल हो जाते हैं, जब हमारी जॉब लग जाती है, उसके बाद ये चीजें सही रहती नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यदि आप सिर्फ जॉब लगने के बाद ही घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक एक टाइम ऐसा आता है जब हमें थोड़ा ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल की, यदि आपको बीच में 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि मुझे 2 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, अब थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, सबके साथ होती है। कंटिन्यू कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, 1 साल तक सब डेली पढ़ ही रहे हैं। हमें एक दिन का कभी ना कभी ब्रेक लेना ही पड़ता है। तो आप, यदि मन कर रहा है 1-2 दिन का और आप कहीं घूम सकते हैं तो आप घूम के आइए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। जो भी आपकी इच्छा हो, घूमना हो, मूवी देखना हो, क्रिकेट खेलना हो या कोई और भी आपकी इच्छा हो, तो आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कर सकते हैं। जॉब के साथ में कुछ लोग हाउस वाइफ है, कुछ लोग और किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब हो सकती है, कुछ गवर्नमेंट की कर रहे हो, वनडे वाले में सिलेक्टेड है, उनको अगर एमपीपीएससी में आना है और तैयारी करना है तो कैसे मैनेज करना चाहिए पूरा टाइम? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता
क्योंकि आपने जॉब के साथ में वो भी 4-4 5-5 घंटे पढ़ के, जी। बस इतना, क्योंकि बोलते हैं लोग कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, लेकिन आपने वही 4-5 घंटे में डेली रूटीन फॉलो करके ही कर दिखाया। हाँ, बिल्कुल डिमांड इसकी वही है कि हम्म, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है हम्म, एमबीबीएस की। लेकिन मेरे साथ तो चुनौती थी, मुझे करना हम्म, है, तो मुझे सिर्फ जो ऑफिस के पहले का टाइम मिलता था, हम्म, ऑफिस के बाद का टाइम मिलता था, मैं उसमें तैयारी करता हम्म, था। अब जॉब के साथ कैसे करें, पहली तो चुनौती यही है। हम्म, तो मेरा हमेशा ही रहा है कि पहले आप कंफर्म हो हम्म, खुद से, हम्म, फिर आप एक कंसिस्टेंसी बनाएं कि यदि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप डेली पढ़ रहे हैं, हम्म, आप प्रतिदिन वो पढ़ रहे हैं, उसको हम्म, फॉलो कर रहे हैं। हम्म, तो और मुझे तो यहाँ तक, यदि मुझे कभी ऑफिस में भी समय मिलता था, हम्म, जैसे मान लो लंच का मुझे टाइम मिल गया या हम्म, कभी कुछ काम नहीं है, तो मेरी मेरी बुक मेरे साथ होती थी, मैं उसको पढ़ता था। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता था, मैं हमेशा तैयारी के दौरान वास्तविकता बता रहा हूँ कि मुझे यदि 1 मिनट भी बर्बाद होता था तो मुझे खुद पे गिल्ट महसूस होता था अच्छा, कि यार मैं ये 1 मिनट मैंने यहाँ सिर्फ बातें करने में निकाल दिया, या मैं बाहर मैंने चाय पीने में निकाल दिया, इसमें 5 मिनट में मैं कम से कम कुछ तो आधा पेज तो पढ़ ही सकता था। बिल्कुल, तो ये जो गिल्ट महसूस होता था मुझे, तो हम्म, उसकी भरपाई करने की कोशिश कर दी। जब तक आपको ये गिल्ट महसूस नहीं होगा ना, तब तक आप टाइम वेस्ट करें। कंसिस्टेंसी की जो आपने बात कही, ये फॉलो नहीं हो पाती है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी हमेशा, जब भी मैं कोई मुझसे पूछता है हम्म, तो ये मेरा बिल्कुल कीवर्ड होता है, हम्म, कंसिस्टेंसी। मैंने अपनी डायरी में लिख रखा था कि कंसिस्टेंसी। यदि मुझे कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं अपनी डायरी लिख, उसमें कंसिस्टेंसी लिखता था, तो मैं फिर ऐसा लगता है यार मैं भटक रहा हूँ। हम्म, तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, जो मेंटली हर किसी की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होती है, हम्म, आपको उसके लिए परिपक्व होना पड़ेगा। हम्म, कुछ चीजें हैं जो मैं इसको बनाने के लिए अपने खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए करता था। हम्म, जैसे मैं डेली, मैं ग्राउंड जाता हूँ, हम्म, फिजिकल करता था, हम्म, फिर मैं ध्यान करता था। तो मेडिटेशन और जो ग्राउंड है वो मेरी तरीके से लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, मुझे बहुत पसंद है। उससे मैं जाके एकदम रिलैक्स होता हूँ। हम्म, और जैसे कि जो कुछ चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कि हम्म, मोबाइल है हम्म, या फिर घूमना फिरना, हम्म, मार्केट जाना, ये चीजें हैं, इन चीजों को हम कम कर पाते हैं, इन अपनी जो और इच्छाएं हैं उनको दबा पाते हैं, हम्म, क्योंकि आपका मेंटली आप परिपक्व है, पूर्ण है। बिल्कुल, तो मैं योग ध्यान ये चीजें करता था। और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैं टारगेट रहते थे मेरे, हम्म, छोटे छोटे टारगेट रहते थे कि मुझे इस दिन में ये करना, मुझे सप्ताह में संडे को ऐसे लिखना ही है। हम्म, यदि मैं कभी नहीं लिख पाया तो मुझे को गिल्ट फील हुआ बहुत ज्यादा बिल्कुल, कि मुझे लिखना था लेकिन मैं हम्म, नहीं लिख पाया। हम्म, तो मैं कैसे करके अगले संडे को 2 ऐसे लिखूंगा। हम्म, तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए। खुद को प्रिपेयर करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, म्यूजिक सुनिए, कुछ भी, आप जब मेंटली काम रहे, शांत हम्म, रहे, तब हम्म, आप डिसीजन ले पाते हैं। हम्म, और यदि डिसीजन आपके पूर्ण नहीं होते हैं, आप एक चेकलिस्ट बताइए कि मैंने इसको कर लिया, हम्म, ये सप्ताह ऐसे लिखना था, मैंने टिक कर दिया, मैंने कर लिया। हम्म, नहीं कर पाए तो आप उसको डॉट करिए कि आपने इसको नहीं कर पाए हैं, आप हम्म, उसे अगले सप्ताह 2 ऐसे लिखना। हम्म, तो धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ओके, डायरी लिखते थे मतलब हाँ, मैं डायरी लिखता हूँ। डेली की? डेली नहीं लिखता हूँ। कितने टाइम बाद? डेली तो मुझे आंसर राइटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता था डायरी में कहाँ लिखता। तो जब भी ऐसा लगता है कि आज सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, तो मैं लिखता हूँ। जो अंदर की भावनाएं रहते हैं, इमोशंस रहते हैं, वो उसमें डाल देते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक, सबके दोस्त होते हैं, तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरी जो डायरी है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। नहीं, सबसे ज्यादा क्लोज वही है। मैं कभी भी, अब मैं आपके सामने पर यूट्यूब पे ये बात बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला किसी को, कि जब भी मुझे अंदर से मैं ऐसा फील करता था कि यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत परेशान हूँ, हम्म, तो मैं ये चीज किसी दोस्त को नहीं बोलता था। अच्छा, मैं सिर्फ वो चीज डायरी में लिखता था। हम्म, और लिखने के बाद खुद से मुझे वो जवाब मिलता था कि फिर मैं खुद को रिलैक्स महसूस करता था। फिर मैं जब रिलैक्स महसूस करता था तो मैं मेडिटेट करता था, मेडिटेशन हम्म, करता था। हम्म, तो मेडिटेशन करते समय मुझे जो मेरी क्वेरीज, मेरे जो डाउट्स रहते थे, मुझे हम्म, उनका आंसर खुद से मिलता था। अच्छा। मतलब ये एक बेस्ट तरीका है खुद को जानने का। खुद को जानने का। बिल्कुल। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं इस टाइप से, काफी सही चीज है, मतलब हाँ, ये ज्यादा बेटर है अगर किसी को आप नहीं बता पा रहे हो खास करके, हाँ, तो ये सबसे बेस्ट है, हाँ। चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि पुलिस जैसी नौकरी में रहते हुए, जहाँ मेरे साथ चुनौतियां बहुत सारी थी, हम्म, मैं किसी के साथ चुनौतियां शेयर करता तो लोग सुनने वाले बोर हो जाते कि यार इतनी परेशानी सही फिर बात। क्यों कर रहे होते यार। तो किसी को बताने से अच्छा है कि मैं खुद को बताऊं, खुद से उनका आंसर करूं। तो इससे आपको दो चीजें होती हैं, एक तो आप रिलैक्स होंगे, हम्म, एक आप खुद आप और ज्यादा परिपक्व होंगे, आपके अंदर जो बोलते हैं ना कि एक परिपक्वता आ गई है, हम्म, व्यक्तित्व आपका सुधरा है। हम्म, अ, तो वो इस चीज से आपको बहुत इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब ये बता दीजिए मुझे, लास्ट क्वेश्चन मेरा, एमपीपीएससी में क्या करना चाहिए जब ही आपका सिलेक्शन होगा और क्या नहीं करना चाहिए?
ठीक है, एमपीपीएससी में पहले क्या करना चाहिए मैं ये बताता हूँ। वैसे हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमें टू द पॉइंट सिलेबस करना है, आंसर राइटिंग करना है और नोट्स बनाना है। मेन फैक्टर, मेन चीज है कि यार ये तो हर किसी में होना ही चाहिए, चीजें तो एक एक डिटर्मिनेशन हर किसी में होना चाहिए। ठीक है। मतलब तैयारी के दौरान कई लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स पास करके बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा 2 बार का अनुभव है कि इंटरव्यू होने के बाद भी आपको खुश नहीं होना चाहिए कि आपका हो जाएगा। तो पहला तो यह है कि आपको जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको अपनी तैयारी बराबर उसके पोटेंशियल के साथ करते रहना चाहिए। आपको अपना पोटेंशियल बिल्कुल नहीं खोना। आपको जो सततता है, कंसिस्टेंसी है और जो गहनता है, गहनता मतलब फोकस है, वो आपको बिल्कुल कम नहीं करना। बिल्कुल कंटिन्यू आपको पढ़ना है। ठीक है। जिसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो इसका आधार, मुझे ऐसा लगता है। और क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, मैं बस 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। कि पहला तो ये है कि हमें जो भटकाव है उससे बचना चाहिए। भटकाव का कहना है वेरियस कोचिंग्स, वेरियस नोट्स, ये चीजें आपको, मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको एक टॉपिक के लिए आपको 50 पीडीएफ की जरूरत है। सही है। मुझे नहीं लगता ये चीज। आप एक ही करिए, एक नोट्स बनाइए। आप पीडीएफ से पढ़िए तो एक पीडीएफ से पढ़िए ना। सही है। आप नोट्स बनाना तो एक बनाइए। तो वेरियस जो भटकाव, ये नहीं करना चाहिए। और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ आती है कि सोशल मीडिया, मोबाइल का जो है वो डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा लोगों का, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं। ठीक है, उसका प्रयोग आप सीमित समय तक कर सकते हैं। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। मैं कभी बंद नहीं किया। मैं हमेशा लोगों से जुड़ा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी जुड़ा रहा हूँ और मोबाइल का ही मैं पर्याप्त प्रयोग करता रहा हूँ। लेकिन आपको एक उचित समय आपको करना है। आपने कहा है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, आप पहले वो टारगेट पूरा कीजिए, फिर आप थोड़ा मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप उसी में कर रहे हैं। और आजकल ये समस्या इसलिए भी हो रही है कि लोग ज्यादातर स्टडी अपनी मोबाइल से करने की कोशिश करते हैं, जो हो नहीं सकती। आप चाहें कि आप मोबाइल से पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता। आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी। और एक और चीज ये है कि आप जब क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें, कि जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं बताना सिलेबस से, जैसे लोग एमपी को इग्नोर कर देते हैं, एमपीजीके को, जो सबसे ज्यादा उसका वेटेज है उसको आप इग्नोर करेंगे तो आप कैसे सफल होंगे। उसको इग्नोर ना करें। आंसर राइटिंग में गैप ना करें। यदि आपने स्टार्ट किए तो आप रेगुलर बेस पे आंसर राइटिंग करते चलें, उसको चेक करवाते हैं। ये जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है ऐसे है, तो उसकी भी आप आंसर, उसकी भी राइटिंग करें। और सिलेबस से बिल्कुल ना भटकें। मेरा हर बार मैं इसी पे जोर दे रहा हूँ कि सिलेबस से बिल्कुल ना भटकें। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, इस स्तर तक याद होना चाहिए कि आपने यदि कोई भी पॉइंट देखा, न्यूज देखी आपने, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस स्तर तक आपको इसकी जानकारी। क्या वजह थी आपकी एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना? वजह मुझे अंदर से ही एक ऐसी आवाज आती थी कि यार मुझे सिर्फ सिविल सर्विसेज करना। मैंने आसपास जॉब में आने के बाद मैंने देखा, मैंने लोगों को देखा, अधिकारियों के साथ मेरा बहुत मतलब मिलना जुलना रहा है। मैं देखता था उन लोगों को। और जब मैं ट्रेनिंग का फेज था, मैं आपको एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। मैं जब यहाँ इंदौर में, पीटीसी इंदौर में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस समय जब मैं, जो टीचर्स मुझसे क्वेश्चन करते थे, अब वो कानून लॉ पढ़ाते थे और पुलिसिंग पढ़ाते थे, लेकिन जब वो क्वेश्चंस करते थे तो जो आंसर होता था, वो कोचिंग में जब मैं क्लास में जब मैं आंसर करता था तो वो मेरे आंसर को इतना अप्रिशिएट करते थे और एक बात बोलते थे, बेटा तुम एमपीएससी क्यों नहीं करते हो? अच्छा। हाँ, तो मैं, ठीक है जी सर या जी मैडम। तो हर बार उनका ये क्वेश्चन था। जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तब मुझे टीचर्स ने, मतलब पहले क्लास में बोलते थे, फिर पर्सनली बोला, बोले बेटा तुम कर सकते हो, तुम एमपीएससी ट्राई करो। तो इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एक्चुअली। तो मैंने फिर वो, और एक बुक है जोसेफ मर्फी मर्फी की बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको मैंने ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और कहते हैं कि हर सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको पढ़ा था कि मुझे सजेस्ट किया था, मेरे दोस्त है एक दीपक यादव, उसने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने उसको पढ़ा। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और जो टीचर्स का जो मुझे कहना था कि आप एमपीएससी क्यों नहीं करते हो, तो फिर मैंने आने के बाद जब मैं वापस भोपाल पहुंचा 1 साल बाद, फिर मुझे लगा कि यार मुझे करनी चाहिए। और मैं सिर्फ पुलिस में के लिए मैं पूरी जीवन नहीं निकाल सकता ऐसा। बिल्कुल। कैसा क्या अनुभव रहा, बस एंड करते हैं इसका, हाँ बिल्कुल, वार्तालाप करने का। अनुभव बहुत अच्छा रहा। पूरी एक एमपीएससी की जर्नी का बहुत शानदार अनुभव रहा है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति करता है तो
जरूरी नहीं है सब सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सेलेक्ट बिल्कुल। होते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका सोचने का नजरिया बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन भैया कि आप आए भोपाल से, और सडनली काफी टाइम से भैया से प्लानिंग चल रही थी शूट करने की, बट हो नहीं पा रहा था कहीं ना कहीं चीजों की वजह से, क्योंकि भैया भी ऑलरेडी जॉब में है और भोपाल में है और हम इंदौर में हैं। तो भैया आज इंदौर ही आए थे, तो सोचा कि भैया के साथ मैच हो जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच भैया, और थैंक यू। हमारे लिए कोई एडवाइस हो तो बताइए आप। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरी बड़ी इच्छा थी, जैसे जब ज्योति दीदी ने बताया कि अर्जुन भाई से पॉडकास्ट करना है, तो मुझे मुझे अच्छा लगा कि यार मैं कब जा पाऊँ, लेकिन अब ऐसे कुछ समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं जा पाऊँ। लेकिन अब जब ये मौका मिला, फर्स्ट टाइम मुझे मिला आपसे, बड़ा अच्छा लगा। और आप जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब थैंक कुछ यू। लोगों को आप लोगों के पास पहुंचाते हैं, जैसे मेरी बात है, मुझे लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके थ्रू लोग मुझे जानेंगे और मेरी बात यदि उनके कुछ काम आती है, तो ये मेरे लिए तो गर्व की बात है ही। ये आप बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बिल्कुल। आपके थ्रू वो लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं या उन्हें कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर किसी की एक व्यक्ति की भी सफल हो जाता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, चाहे एमपीपीएससी नहीं, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फील होता है कि चलो किसी के तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं चीजें काम में आएंगी। बिल्कुल, आपके पास भी लोगों के मैसेज आते होंगे कि थैंक यू भैया, नहीं नहीं बिल्कुल। तो अच्छा लगता है। ठीक जी, है, और ये नोट्स वगैरह का मैंने आपने बताया था, तो जो कि पीडीएफ में टेलीग्राम वगैरह पे डाल दूंगा, वहां पे शेयर कर दूंगा, और ऐप का लिंक भी दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आप। बाकी इसका एक अलग सेगमेंट बना के हम आपको डाल देंगे किस टाइप से भैया ने नोट्स बनाए थे। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और कुछ आपके सुझाव हो, कुछ प्रश्न चल रहे हो माइंड में आपके, तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में करने की। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़िए और ज्वाइन करिए।